वेलकम बैक। ये हम सोशल स्टडीज़ स्टैंडर्ड 8 गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स चैप्टर 7 आर्ट इन मॉडर्न इंडिया पार्ट 2 पर स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, साथ में शेयर और लाइक भी कर दीजिए। आपकी जो भी कमेंट्स हैं वो भी ज़रूर डालिए, हम कमेंट्स भी पूरा देखते हैं। तो चलिए आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब पेंटिंग के बाद में हम आते हैं स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग का स्टाइल जो है वो समय के साथ साथ हमेशा बदलता रहा पूरे इंडिया में। अलग अलग डायनेस्टी के साथ अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स रहीं और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह, टाइम, प्लेस और कौन सी डायनेस्टी थी उसके ऊपर से पेंटिंग स्टाइल चेंज होता रहा। अभी अगर हम आते हैं पाल स्टाइल, तो पाल किंग्स जो थे वो बंगाल, बिहार, नेपाल, तिब्बत में थे। तिब्बत आजकल चाइना ने ऑक्यूपाई करा हुआ है। आपने दलाई लामा का नाम तो सुना ही होगा। दलाई लामा वहाँ पे मेन थे। तो आजकल चाइना के ऑक्यूपेशन में है, अभी चाइना का ही पार्ट बनाया हुआ उन्होंने। और जो आप सुनते रहते हो गलवान घाटी और ये सब में चाइना ने इन्वेड कर दिया, वो सब तिब्बत के तरफ से ही वो आ रहे हैं। तो पाल डायनेस्टी, सॉरी, पाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो था वो बंगाल, बिहार, नेपाल और तिब्बत में था। ये महायाना बुद्धिस्ट सेक्ट इसमें दिखाया जाता है। महायाना बुद्धिस्ट सेक्ट के द्वारा जाटका टेल्स और बुद्धा जी के ऊपर में ये रहती हैं, बोधित्स्व के ऊपर मिनिएचर टाइप और हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर ये रहती है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आपके जैसे मैंने आपको बताया कि बुक में आपका ये सब क्लियर नहीं आ रही हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं। ये पाल स्टाइल की एक पेंटिंग का नमूना है, एग्जाम्पल है। अब जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। अब हम जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में आपको बताते हैं। जैन स्टाइल जो है ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग में पॉइंट नंबर 1 आया आपका, पहला स्टाइल आया पाल स्टाइल। दूसरे नंबर पे आता है आपका जैन स्टाइल। जैन स्टाइल जो है ये गुजरात में मेनली पाया गया, इसको गुजरात स्टाइल भी कहते हैं। ये पाया गया था गुजरात, राजस्थान, मालवा रीजन में 12th सेंचुरी में। ये जनरली मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग था, यानी कि छोटा कागज़, पाम लीव्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स ये सब पे। और जैनिज़्म जो था ये इसका मूल, मतलब सेंटर स्टेज इसका जैनिज़्म रहता था। तो कल्पसूत्रा, कालचक्र, कथा, कथा, सृष्टि सागर, ये सब जैन टेक्स्ट जो थे, जैन स्क्रिप्चर्स जो थे, उनके ऊपर ये आधारित रहता था। अब हम आते हैं राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जानवर, ये सब हाथी, घोड़ा, पालकी, वॉर का सीन, लड़ाई का सीन, ऐसे सब सीन्स जो होते थे वो राजपूत स्टाइल में काफ़ी आपको दिखते हैं। तो राजपूत स्टाइल को ये मैं आपको लिए जैसे हमेशा कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को पता चल गया है कि आपकी बुक्स में ये पेंटिंग्स वगैरह जो है, मतलब कोई भी फ़ोटो जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ ये फ़ोटो। अभी हम आते हैं राजपूत स्टाइल। ये फेमस है राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए। वहाँ पे ये बहुत प्रचलित था। करीब करीब 10th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक राजपूत किंग्स जो थे उन्होंने बहुत ही बढ़ावा दिया
मिनिएचर या म्यूरल्स, म्यूरल्स तो हो गए दीवार के ऊपर पेंटिंग, चाहे राज घराने की पैलेसेस की महलों की दीवार हो, चाहे मंदिरों की दीवार हो, चाहे और कोई दीवार हो, सड़क पे लगी हुई दीवार हो, कुछ भी हो, वहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस पे म्यूरल्स बनाए जाते थे इसके। वो ज़्यादातर किंग जो होता था, राजा, उसके लाइफ, उसके कस्टम, उसकी वेशभूषा, अटेर, और उस राज्य में होने वाले फेस्टिवल्स के ऊपर, ये सब चीज़ों पे आधारित होते थे। भगवान के ऊपर भी आधारित होते थे, खासकर राधा जी, कृष्णा जी के ऊपर। राधा कृष्ण फॉर्म ऑफ आर्ट आप उसको कह सकते हो। फिर कृष्ण भक्ति, यानी कि कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए फिर रास लीला, जो कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ करते थे, रास लीला, उसके सीन्स। फिर फोक लाइफ ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पुराने ज़माने की जो फोक की लाइफस्टाइल थी, आम आदमियों के जो रहन सहन था, उसके ऊपर था। ये डेवलप हुआ, मतलब ये सब इनके सेंटर स्टेज थे, मूल इन चीज़ों के ऊपर आधारित होता था। और ये डेवलप हुआ था बूंदी, बूंदी खाने वाली बूंदी नहीं है, एक जगह का नाम है राजस्थान में। बूंदी में, किशनगढ़ में, बीकानेर में, जोधपुर में, ये सारी की सारी राजस्थान में जगहें हैं। यहाँ पे इसका राजपूत स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4, यानी कि स्टाइल नंबर 4। स्टाइल नंबर 4 जो है वो है मुग़ल स्टाइल। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी बुक में अच्छे से नहीं दिखता है, तो मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। मुग़ल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मुग़ल स्टाइल ऑफ पेंटिंग और बड़ा कर करके आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर उर्दू वगैरह किसी भाषा में, अरबी, फ़ारसी किसी भाषा में लिखा हुआ है, और प्लांट्स, ट्रीज़ बने हुए हैं, और साथ में उस ज़माने के लोग, शायद राजा भी हो सकते हैं या दूसरे लोग होंगे, वो लोग हैं, ये लकड़ी के ऊपर कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं मेरे को। और यहाँ पे कुछ महल, घर कुछ हैं, यहाँ पे कुछ पहाड़ वगैरह भी हैं, कुछ पेड़ पौधे भी हैं। तो ये सब चीज़ें मुग़ल फॉर्म ऑफ आर्ट में आता है। अभी हम हमारी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मुग़ल स्टाइल जो था, वो मुग़ल एम्परर्स जो थे, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया पेंटिंग्स को। बाबर से लेके शाहजहाँ तक सबने बहुत पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया। और ये पेंटिंग्स को बहुत प्यार भी करते थे, और इनके दरबार में भी इन्होंने जगह दी पेंटिंग्स पे। ये एक इनोवेटिव स्टाइल इस टाइम पे पनपा आर्ट का, पेंटिंग्स का इंडिया में, जिस जो इन्फ्लुएंस हुआ था इंडियन स्टाइल, साथ में पर्शियन, यानी कि आजकल का ईरान, ईरानियन स्टाइल कह लीजिए आप उसको। इन दोनों स्टाइल से मिलकर ये मुग़ल स्टाइल बना था। अकबर के टाइम पर जो था, वो बायोग्राफी और पोर्ट्रेट्स होती थी, बाबरनामा होता था, ये सब के ऊपर आधारित रहता था कला, यानी कि पेंटिंग्स वगैरह। जहांगीर के टाइम पे मंसूर और बिशन दास, ये कुछ मशहूर पेंटर थे उस ज़माने के। उन्होंने बर्ड्स, एनिमल्स, नेचुरल सीन्स, फिर कोर्ट, यानी कि मुग़लों का राज दरबार, लड़ाई, वॉर, हंटिंग, जानवरों को मारने का सीन, एनिमल की फ़ाइट, ये सब चीज़ों के ऊपर, जानवरों की लड़ाई आपस में। मुग़ल वगैरह के टाइम पे इवन मुर्गियों को भी लड़ाया जाता था, गाय, भैंस, बकरी को भी लड़ाया जाता था, इस तरीके से। तो एनिमल फाइट के ऊपर भी आधारित रहती थी। मुग़ल पेंटिंग्स जो थी, वो कोर्ट में उसको रॉयल एलिगेंस के तौर पे प्रमोट किया जाता था। तो ये अपने कोर्ट को भी ये दर्शाते थे, अपने राज दरबार को भी दर्शाते थे। और क्योंकि राज दरबार में भी इनकी कलाकृतियाँ लगती थी, इनकी पेंटिंग्स लगती थी, इसके लिए इसको मुग़ल टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। फिफ्थ
पे अगर हम आते हैं तो वो है कांगड़ा, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये एक कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग का है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सांप है और ऊपर एक आदमी उसके ऊपर खड़ा हुआ है। वो आदमी नहीं, वो शायद बच्चा ही होगा। वो कृष्ण जी के ऊपर आधारित रहेगा, कृष्ण जी की स्टोरी के ऊपर आधारित ये पेंटिंग रहेगी। और ये बहुत बड़ा नाग जो है वो है। तो कांगड़ा स्टाइल आता है राजस्थान में। और मुग़ल पेंटर्स, राजस्थान एंड मुग़ल पेंटर्स जो हिमालय में या उसके पास के एरिया में थे, माउंटेनियस रीजन में, उनका है ये कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। कांगड़ा स्टाइल प्राइमरली आता है कांगड़ा में, फिर कुल्लू, गढ़वाल, चंबा, मंडी। मंडी सब्जी मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जगह है हिमाचल में, उस जगह की बात कर रहा हूँ। फिर इनके ग्रेट पेंटर थे मोलाराम उस जमाने के। वो ज़्यादातर भगवान कृष्ण के और कृष्ण के अलावा वो हिमालय की सुंदरता के ऊपर भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते थे। का नाम याद रखना, मोलाराम जी। टेस्ट में आ सकता है ये। अदर पेंटिंग स्टाइल्स, ये तो 5 इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स हो गए। अब छठवें स्टाइल में अब हम बहुत सारे स्टाइल्स ले आएंगे। जो बहुत सारे स्टाइल्स हैं वो है मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मिथिला स्टाइल ऑफ पेंटिंग आता है बिहार से। बिहार में एक जगह है मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग स्टाइल होता है वहाँ का। मधुबनी जो जगह है वो है बॉर्डर के पास में, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास में, बिहार में। फिर आता है कालमकरी पेंटिंग स्टाइल, ये आती है आंध्र प्रदेश से। फिर आता है पट पेंटिंग स्टाइल जो उड़ीसा से आती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। पट पेंटिंग स्टाइल का स्पेलिंग है PATT। इसके बाद में आता है फड पेंटिंग स्टाइल जो राजस्थान का है, उसका स्पेलिंग आता है PHAD। PHAD राजस्थान से एसोसिएटेड है एंड PATT ओडिशा से एसोसिएटेड है। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का बहुत कम फ़र्क है, लेकिन जो भी फ़र्क है वो यहाँ से आप देख लीजिएगा। वैसे मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको कहूँ तो जैसे मैं इसको याद कर रहा हूँ तो मैंने इसको फाड़ने से एसोसिएट किया, PHAD फाड़ना। तो फाड़ पेंटिंग स्टाइल राजस्थान का है, मैंने ऐसे लर्न करा है। और PATT पट, चित्त पट जो होता है, तेरी चित्तू जीता पट में हरा, आपने सुना होगा। तो पट वहाँ से, पट उड़ीसा, फाड़ राजस्थान। फिर गॉन्ड पेंटिंग स्टाइल, ये संथाल ट्राइब का है। वर्ली पेंटिंग स्टाइल महाराष्ट्र की जनजातियों का, आदिवासी जनजातियों का है वर्ली पेंटिंग स्टाइल। वर्ली बॉम्बे में एक जगह है, वर्ली WORLI, वहाँ से आप एसोसिएट करके वहाँ से लर्न कर लीजिएगा। वर्ली WARLI है इसका स्पेलिंग, उसका स्पेलिंग WORLI है, इसका स्पेलिंग WARLI है। O और A का फ़र्क है दोनों में। फिर पिथोरा पेंटिंग स्टाइल गुजरात की, ये तो आपको याद ही रहेगा। कालीघाट पेंटिंग स्टाइल बंगाल की। कालीघाट बंगाल को कैसे एसोसिएट करेंगे? काली देवी की पूजा बहुत ज़्यादा बंगाल में होती है। कालीघाट, कालीघाट बंगाल के साथ एसोसिएट करिएगा। नोटेबल पेंटर्स जो पुराने ज़माने के थे इंडिया के, उनका नाम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजा रवि वर्मा, ये राजकीय परिवार से भी संबंध रखते थे और इन्होंने सरस्वती जी की पेंटिंग बनाई थी, याद आ गया आपको? तो राजा रवि वर्मा केरला से थे। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से। फिर कलागुरु श्री रवि शंकर M रावल गुजरात से। फिर रमेश भाई पंड्या वापस गुजरात से।
अब रिनाउंड पेंटर्स की अगर हम बात करें तो रिनाउंड पेंटर्स जो इंडिया में थे उनका नाम था जैसे नंदलाल बोस, जैमिनी रॉय, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, अमृता शेरगिल ये महिला है, एम एच भेंद्रे, जगन्नाथ अहिवासी, अंजलि ईला मेनन, इस तरह के नाम थे। और गुजरात पे अगर हम आते हैं तो गुजरात के जो मशहूर पेंटर्स थे उनके कुछ के नाम हैं रमेश भाई पंड्या, हाकू भाई शाह, पिराजी सगारा, सी डी मिस्त्री, वृंदावन सोलंकी, शैवसक चावड़ा, तैयब मेहता, हिम्मत शाह, भूपेन खारहार, नट्टू परेख, रसिक लाल परेख, सोमालाल शाह, खोदीदास परमार, एच आई खत्री, इस तरह के नाम थे। तो अभी काफ़ी लंबा हो चुका हुआ है तो यहाँ पर हम रोकते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में। तो जैसे मेरा आपको निवेदन है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ में शेयर करिए, और आपके जो कमेंट्स हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा, वो भी हम पढ़ते हैं। नोटेबल पेंटर्स से, नोटेबल पेंटर्स में भी कलगुरु रविशंकर रावल जी से। तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है चैप्टर 7 ये आप में से ही एक की फरमाइश के ऊपर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ही आप में से ही किसी का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि हमारे को आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा और हमको समझ में आ गया, और चैप्टर 7 जो है वो उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं और वो हमारे को आप पढ़ाइए। तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई थी मेरे ख्याल से परसों परसों आई थी, डे बिफोर यस्टरडे। तो हमने आज आपके सामने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। हाँ, लेकिन आपके पास पहुँचते पहुँचते ये शायद कल हो जाएगा और एक दिन भी लग जाएगा। खैर, इन एनी केस आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट्स भी लिखिए। हम आपका कमेंट्स देखते हैं, कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, लेकिन हाँ ज़रूर हम आपका रिक्वेस्ट को अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा कर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम आ रहे हैं कलगुरु रविशंकर रावल जी के बारे में आपको बताने के लिए। इन्होंने मुंबई से अपनी आर्ट की शिक्षा ली, कला की शिक्षा इन्होंने मुंबई से ली, और कार्यस्थली इन्होंने वर्क प्लेस जो है गुजरात अहमदाबाद को बनाया। इन्होंने गुजरात को गाइड किया पेंटिंग की तरफ, गुजरात में किस तरह की पेंटिंग होनी चाहिए, कैसे पेंटिंग को बढ़ावा दे गुजरात में, वो सब कलगुरु रविशंकर रावल जी ने करा। इन्होंने अपनी एग्जीबिशन जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई तो वो इन्होंने प्रस्तुत करी थी, दर्शाई थी, मतलब आर्ट एग्जीबिशन में रखी थी, दिखाई थी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में। और वहाँ पे एक इनकी पेंटिंग थी बिल्वा मंगल, उसके लिए। और ये पहले गुजराती थे जिन्होंने ये इस टाइप की पेंटिंग रखी थी, और इनको ये राजपूत स्टाइल की पेंटिंग थी, फ्लैट कलर्स थे इसमें, और इनको गोल्ड मेडल मिला। और ये फर्स्ट गुजराती थे जिन्होंने ये पेंटिंग ऐसी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में दर्शाई थी, दिखाई थी, और इनको गोल्ड मेडल भी मिला था। इन्होंने एक मैगज़ीन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था कुमार।
1924 में इन्होंने ये मंथली मैगज़ीन, मतलब महीने में एक बार निकलता था इनका मैगज़ीन, तो उसका नाम था कुमार। और उसमें इन्होंने पेंटिंग्स और आर्टिस्ट दोनों को बढ़ावा दिया और उनको पब्लिक के साथ इंट्रोड्यूस करा, मतलब पब्लिक को कि ये भी पेंटर है और ये इस तरह की पेंटिंग बनाता है इस तरीके से, और ये इसकी थोड़ी सी सैंपल है पेंटिंग का जो उन्होंने अपने मंथली में, उनने मंथली मैगज़ीन में पब्लिश करे। तो इस तरीके से इन्होंने पेंटिंग्स और पेंटर्स दोनों को बढ़ावा दिया। गुजरात कला संघ इन्होंने एक बनाया, गुजरात कला संघ, जहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दी जाती थी पेंटर्स को, नए नए पेंटर्स को, यूथ को, जवान पेंटर्स को पेंटिंग की शिक्षा दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये एक आप इनकी पेंटिंग देखिए थोड़ा सा, अभी तक तो मैं बड़ा करके दिखा रहा था, इस बार थोड़ा छोटा करके दिखाना पड़ रहा है। ये एक पेंटिंग है जिसके अंदर ये गांधी जी हैं, और गांधी जी के अलावा शंकर लाल बैंकर हैं। और ये सीन जो है ये एक कोर्ट का सीन है, ये एक जज उनका ट्रायल कर रहा है और उनको फिर सज़ा सुनाई जा रही है। ये अहमदाबाद में हो रहा है एक कोर्ट में, और ये कोर्ट जो है अब सर्किट हाउस में बदल दिया गया है शाहीबाग अहमदाबाद में। तो ये उसका सीन है। और यहाँ पर ये कलागुरु रवि शंकर जी महाराज जो थे, रविशंकर रावल जी, यहाँ पे ये उस दिन उपस्थित थे इस कोर्ट में, और इन्होंने ये कोर्ट में केस चलते हुए, और गांधी जी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, उनका ये केस देखा और उससे प्रेरित होकर उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। तो ये एक पेंटर के बारे में मैंने आपको बताया, ये इसके बारे में लिखा हुआ है आपकी बुक में, और ये इसकी डेट थी अहमदाबाद 1922 एडी में, सर्किट हाउस अब ये कहलाता है। अब हम आते हैं आगे राजा रवि वर्मा के ऊपर। राजा रवि वर्मा जो थे वो 1848 से लेके 1906 तक, 1906 एडी तक इनका टाइम था। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ट्रेवनकोर केरला में एक राजकीय परिवार में थे ये। तो अभी डिटेल में जाते हैं। किलीमन्नूर विलेज था केरला में, किलीमन्नूर विलेज, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और ये रॉयल फैमिली के मेंबर थे। आर्ट में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे ये वेस्टर्न आर्ट से, पाश्चात्य आर्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये। इनकी आर्ट एजुकेशन और गाइडेंस जो थी वो दिया गया, मतलब आर्ट की शिक्षा और जो इनको डायरेक्शन गाइडेंस जो दिया गया था वो था श्री रामास्वामी नायडू, थियोडोर जेंसन। थियोडोर जेंसन फॉरेन के हैं। एंड जो जितने भी गेस्ट पेंटर्स आते थे इनके राज दरबार में, इनकी फैमिली राजकीय परिवार की फैमिली थी, तो जितने भी रॉयल फैमिली के पास पेंटर्स आते थे उनके राज दरबार में, तो वहाँ से भी ये सीखते थे। और इसी से इनका एक डिस्टिंक्ट अलग सा स्टाइल बना जो बहुत ही रियलिस्टिक था पेंटिंग के लिए। और इनका एक बहुत ही यूनिक अचीवमेंट है बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी टेक्निक को, और इमोशंस को थोड़ी कम इम्पोर्टेंस दी, भावनाओं को थोड़ी कम इम्पोर्टेंस दी, और टेक्निक ऑफ पेंटिंग, जो कला बनाने की, पेंटिंग बनाने की जो कला है उसको, टेक्निक जो है, मेथड जो है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इनको बहुत ज़्यादा याद करा जाता है ऑयल पेंटिंग्स के लिए, और ये कैरेक्टर्स और ओकेजन्स के ऊपर फोकस करते थे ज़्यादा।
माइथोलॉजी, माइथोलॉजी यानी कि पुराने टाइम के स्क्रिप्चर्स, संस्कृत लिटरेचर, ये सब चीज़ के ऊपर ये काफ़ी फोकस करते थे। इनकी कुछ पेंटिंग्स का नाम जैसे विराट दरबार, गंगा अवतरण, उर्वशी, शाकुंतला, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये सब इनके कुछ मेन पोर्ट्रेट्स थे। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ये राजा रवि वर्मा ने एक प्रेस भी चालू करी थी मुंबई में, जहाँ पे ये भगवान की फ़ोटोज़, भगवान की पेंटिंग्स को लोगों को सस्ते दामों तक पहुंचाते थे। तो ये प्रिंटिंग प्रेस जो इन्होंने मुंबई में चालू करी थी, ये चालू करी थी 1894 एडी में, घाटकोपर में। ये लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस थी। और हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस जो थे, हिंदू देवी देवता, उनकी पिक्चर्स बना के ये लोगों को बेचते थे। ये काफ़ी सस्ते दामों पे कॉमन आदमी खरीद सकता था, लो या नॉर्मल प्राइसेस पे। उसके अलावा इनको वडोदरा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ और भावनगर के शाही खानदान ने भी इनको बुलाया। और उनकी खुद की पेंटिंग्स बनाने के लिए, माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स बनाने के लिए उनके सामने, माइथोलॉजिकल मतलब पुराने ज़माने के देवी देवताओं या किसी काल्पनिक चीज़ों के बारे में पेंटिंग बनाने के लिए, तथा उसके अलावा रॉयल फैमिली की भी पोर्ट्रेट पेंटिंग ये सब बनाने के लिए। और इनकी ये पेंटिंग्स प्रिजर्व्ड हैं त्रिवेंद्रम म्यूज़ियम में। त्रिवेंद्रम हुआ आज के दिन त्रिवेंद्रपुरम, केरला का कैपिटल, वहाँ के म्यूज़ियम में, त्रिवेंद्रम म्यूज़ियम में। अंग्रेज़ों से त्रिवेंद्रपुरम नहीं बोला जाता था, तो वो त्रिवेंद्रम बोलते थे। तो अभी उसका नाम वापस बदल के त्रिवेंद्रपुरम हो गया है। तो त्रिवेंद्रम म्यूज़ियम में इनकी फ़ोटोज़, इनकी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। साथ में फतेह सिंह राव आर्ट गैलरी वडोदरा में भी इनकी पेंटिंग्स हैं। और भावनगर के दरबार में भी इनकी पेंटिंग्स हैं। इनको अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसरे हिंद की उपाधि से भी नवाजा था। इनको केसरे हिंद की डेजिग्नेशन भी दिया था। केसरे हिंद का मतलब है साधारण भाषा में किंग ऑफ आर्ट। और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इनवैल्यूएबल योगदान है हमारी कंट्री की हेरिटेज और संस्कृति की तरफ, उसके आर्ट की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 2 पे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी 1861 से लेके 1941 एडी तक, इनको नोबेल पीस पुरस्कार भी दिया गया है। इनका एपिक, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी थी। शांति निकेतन कहाँ पर है? कलकत्ता, बंगाल में। यहाँ पे लिटरेचर यानी कि जो पोएम, काव्य या स्टोरी जो लिखा जाता है, लिटरेचर, उसके ऊपर फिर म्यूज़िक यानी कि संगीत, डांस, नृत्य, पेंटिंग, ये सब चीज़ के ऊपर ये इन्होंने शांति निकेतन बनाया था, जहाँ पे ये सब चीज़ पढ़ाई जाती हैं। और इनका एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल, डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग था, जो भारत के ट्रेडिशनल आर्ट से अलग था और वेस्टर्न आर्ट से भी अलग था।
तो इसके लिए इनको कहा जाता है भीष्म पितामह ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। भीष्म पितामह कौन थे आपको पता है? महाभारत तो आप लोगों ने देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, तो अभी लॉकडाउन के दौरान जो रामायण महाभारत ये सब दिखाया है उसमें आपने ज़रूर देख लिया होगा। तो भीष्म पितामह जो है वो वहाँ से कौरवों और पांडवों के काफ़ी जनरेशन्स, काफ़ी पीढ़ियों ऊपर आते हैं भीष्म पितामह। उन्होंने एक बहुत बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, तो खैर उसके बारे में बताने जाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो भीष्म पितामह कहा जाता है इनको मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स का। इनकी 2000 से भी ज़्यादा पेंटिंग है जो अलग तरीके से है। फ्लो ऑफ लाइंस, आजकल भी आप देखते होगे ना कि लाइन सिर्फ पेंसिल से कुछ लाइनें खींची और ड्राइंग बन गई, तो उस तरीके से फ्लो ऑफ लाइंस था, फ्रेशनेस था। इनके कलर्स बहुत ही फ्रेश लगते थे लोगों को। बहुत सारे इमोशन, अलग अलग इमोशंस डिपिक्ट करते थे ये। इनकी पेंटिंग्स को अच्छे से रखा गया है शांति निकेतन में, वेस्ट बंगाल में, रविंद्र भवन जो इनका घर था वहाँ पर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में, ये सब जगह पे इनकी आर्चीव करी गई है और अच्छे से प्रिजर्व्ड है इनकी पेंटिंग्स। इन्होंने कोई सिस्टमैटिक ट्रेनिंग नहीं ली है पेंटिंग की, ये नेचुरल पेंटर थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही सेंसिटिविटी थी इनमें और इंट्यूशन था और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के ऊपर इनका सारी पेंटिंग्स आधारित थी। अब फोर्थ पर्सन जो है, फोर्थ मेन पेंटर, उसके ऊपर हम आते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। आप कमेंट्स भी लिखिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। और अब हम चैप्टर के तकरीबन एंड पर आ गए हैं। और वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्लोबल एजुकेशन द्वारा आपको सब कुछ किया जा रहा है। तो जो नेक्स्ट पेंटर हैं वो है अभिनंद्रनाथ टैगोर, 1871 से लेके 1941 एडी तक। और ये इनका जन्म हुआ था, बॉर्न इन ये है बंगाल में। इन्होंने, इनसे पहले जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी कला में, लेकिन इनकी फॉर्मल एजुकेशन हुई कला में। इन्होंने इंडियन, मुग़ल, तंजौर साउथ में हो गया, चाइनीज़, जापानीज़ पेंटिंग स्टाइल सीखा और काफ़ी डिटेल में सीखा। और साथ में वेस्टर्न पेंटर्स से भी गाइडेंस ली। इन्होंने एक न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप करा और एक नई दिशा दी, न्यू डायरेक्शन टू द इंडियन पेंटिंग दिया। इनका एनवायरनमेंट और सेंटिमेंटालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहा। इनका एक पेंटिंग्स जो थी उसमें एक डिफरेंट टाइप की चीज़ थी। वो जापानीज़ वॉश मेथड यूज़ करते थे और डेप्थ ऑफ एटमॉस्फेयर की डेप्थ को और एलिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को दर्शाते थे। इन्होंने स्कूल शुरू किया, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, टू प्रमोट पेंटिंग्स।
और स्टाइल ऑफ पेंटिंग एट दैट टाइम बिकेम फेमस। इनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग बहुत ही फेमस हुआ और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से वो जाना जाता था। और इनकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है भारत माता। ये वो पेंटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, प्रिंट अच्छा नहीं है, तो ये भारत माता की फ़ोटो है जो इन्होंने बनाई थी और ये इनकी शक्ल है। और ये जो मैं आपको दिखाना भूल गया था पहले, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप अच्छे से ही जानते होंगे। तो इसी के साथ हम आते हैं द एंड ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 7 का एंड हो गया। तो गुड लक फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय फॉर नाउ।